हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट के क्वेश्चंस को। और इसमें सारे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दूंगा। तो आइए देखते हैं, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों से बने हुए क्वेश्चन हैं, तो हम लोग मोस्ट ऑफ हिंदी फोकस करेंगे। ओके, देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? तो पहला है आपका क्या, विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशाई होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, या विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। क्लियर है फ्रेंड? देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। देखिए शीर्षगामी का मतलब क्या होता है कि विकास शरीर में सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात व्यक्ति सिर के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है तो आपका हो जाएगा शीर्षगामी। और अगर बात की जाएगी अधोगामी की, तो विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है। इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद में बाहरी विकास होता है, तो ये हो जाता है आपका अधोगामी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ओके, तो बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, क्योंकि देखिए विकास व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। ओके, और सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है तो बच्चों का सुसंगत परिवर्तन के साथ विकास होता है। ओके, और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की बात की जाए अगर, तो बाल विकास की प्रक्रिया में संस्कृति और सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर दिया जाता है। ओके, कि बच्चों की जो सोच है वो शून्य में विकसित नहीं हो, बल्कि उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभावित हो जिसमें वो बड़ा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। आगे बढ़ते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। ओके, और देखिए परिपक्वता के बारे में अगर बात की जाएगी तो परिपक्वता का तात्पर्य होता है कि आनुवंशिक वंशानुक्रम के कारण किसी व्यक्ति में मौजूद लक्षणों या संभावनाओं के प्रकट होने या क्रमिक रूप से खुलने से है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो परिवार समाजीकरण का प्राथमिक होता है और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक होता है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? तो उनका देखिए लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार अगर बात की जा रही है तो इसका करेक्ट आंसर होगा दंड और आज्ञा पालन। और नैतिक विकास के 3 स्तरों को दर्शाया गया है लॉरेंस के थ्रू। तो वो आपका क्या, जैसे कोहलबर्ग का सिद्धांत जो था वहाँ पे कोहलबर्ग का सिद्धांत, उसमें उन्होंने विकास के 3 स्तरों में डिवाइड किया गया। पहला स्तर तो है आपका पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा है पारंपरिक स्तर, और तीसरे की बात की जाएगी तो उत्तर पारंपरिक स्तर है। ओके, तो इसमें अगर लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार देखेंगे 7-8 वर्ष हो चुके तो हो जाएगा आपका दंड और आज्ञा पालन। आगे देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो आपका हुआ वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। ओके, और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में विभाजित किया हुआ है। पहला तो है क्योंकि संवेदी गामक अवस्था है जो कि जन्म से 2 वर्ष होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष होता है। तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष होता है।
और एक होता है आपका आखिरी, जो कि होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक के लिए। तो इस ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे जो कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया गया है पियाजे के द्वारा, वो होगा कि वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। तो जिन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है, क्या जीववाद है या केंद्रिता है या परिकल्पित निगमनात्मक है या संक्रामक परिणाम निकलना है, तो आपका होगा केंद्रीयता। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ते हैं। लेव वाइगस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है। अब वाइगस्की जी की बात हो रही है तो हम सब जानते हैं कि सामाजिक संरचनात्मक की बात होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लेव वाइगस्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो बच्चे आपस में किससे बात करते हैं, निजी संवाद। ओके, तो लेवाज्स्की ने इस बात पर जोर दिया है कि वाणी का अधिग्रहण संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख गतिविधि है। और वाइगोस्की के इस सिद्धांत में जो है कि निजी संवाद की अवधारणा भाषण का वह प्रकार है जो बिना किसी संचारी क्रिया के स्वयं के लिए निर्देशित करता है। तो लेवाज्स्की ने बच्चों के बारे में बात की है तो निजी संवाद के बारे में कहा गया है। ओके, अगर बच्चों की बात की जाएगी तो बच्चे स्वयं से बोलकर अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए निजी भाषण का उपयोग करते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन बन रहा है क्या, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। ओके, तो प्रगतिशील कक्षा की बात अगर की जाएगी तो सहयोगितापूर्ण अधिगम। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस रूप को दर्शाती है, तो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। ओके, और अंतर व्यक्तित्व बुद्धि का मतलब क्या होगा कि दूसरों की भावनाओं को समझने और उनसे संबंधित होने से संबंधित होता है आपका। ओके, और अंतर व्यक्तित्व बुद्धि वाला व्यक्ति अन्य लोगों की विभिन्न भावनात्मक स्थितियों को समझ सकता है और दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, इच्छाओं और इरादों के लिए उचित रूप से प्रतिक्रिया करने की क्षमता रखता है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। ओके, और अन्य जो लिखा गया है इसमें, अगर इसके बारे में मैं डिटेल करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसका रिप्लाई दे दूँगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आंसर होगा, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने की उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ओके, अब देखिए इसी के दरमियान में आता है क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि सदी की पहली शिक्षा नीति होगी जिसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना है। यह जो नीति है आपकी 21वीं सदी की शिक्षा की आकांक्षात्मक लक्ष्यों के अनुरूप एक नई प्रणाली बनाने के लिए इसके विनियमन और शासन सही शैक्षिक संरचना के लिए सभी पहलुओं के संशोधन और सुधार का प्रस्ताव करती है। कौन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें कह रहा है जेंडर भूमिकाएं हैं, तो जेंडर भूमिकाएं कैसी होती है, तो अधिग्रहित व्यवहार वाली। ओके, और इसमें क्या होता है कि एक लैंगिक भूमिका सामाजिक मानदंडों का एक समूह होता है जो उन व्यवहारों के प्रकारों को निर्धारित करती है जिन्हें आमतौर पर
लोगों के लिए उनके वास्तविक या कथित लिंग या लैंगिकता के आधार पर स्वीकार या उपयुक्त या वांछनीय माना जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, अधिग्रहित व्यवहार। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। मैं टिक करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा दोस्तों, जहाँ जहाँ लगेगा डिटेल करने के लिए वहाँ पे मैं डिटेल कर दूंगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार अनुरूपित रूपांतरित करना। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 आया था, उसमें मूल्यांकन की विद्यालय आधारित प्रणाली के रूप में शुरू किया गया था उसको, ठीक है। और अगर बात की जाए कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन की, तो जिसे हम लोग आमतौर पे क्या कहते हैं, CCE कहते हैं। और यह विचार प्रक्रिया पर जोर देता है और रट के सीखने को हतोत्साहित करता है। तो क्योंकि CCE में छात्रों के विकास के सभी पहलू शामिल होते हैं, ठीक है। इसलिए छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम, ये सारे ऑप्शन से सबसे सफल माना जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। ओके, तो उसको विचार करना चाहिए, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, एक ये करेक्ट आंसर होगा आपका। और एक है कि कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा, ताकि वो अपनी जो शिक्षा प्रणाली उसको बेहतर बना सके। तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें 2 और 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, समावेशी समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा का अभिप्राय होता है योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्धि कराई जाए। ओके, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उपलब्ध कराया जाए। और समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि स्कूल में सभी बच्चों, जैसे जो कि सामान्य हैं और विशिष्ट हैं, दोनों के लिए शिक्षा को इस मतलब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। और यह शिक्षा बच्चों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिए संदर्भित होती है। ओके, और देखिए समावेशी शिक्षा का तात्पर्य ये भी होता है कि सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। ये योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका। देखिए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए और शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपनी शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। सही विकल्प क्या है, दोनों ही, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है कि सही व्याख्या करता है एक ही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों। लिखा है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है, तो आलेख विकल्प वैकल्य का। ओके, देखिए अगर आप करेंगे जैसे कि कठिनाई के स्तर के लिए लेकर के, तो आपका होता है डिसलेक्सिया होता है, डिसग्राफिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है, इस तरह के और भी होते हैं। लेकिन देखिए अगर इसमें बात की जाएगी तो आलेख विकल्प हो जाएगा, ठीक है। और आलेख विकल्प को हम लोग क्या कहते हैं, देख लेते हैं ऊपर। तो ये हो जाएगा डिसग्राफिया। ओके, अब देखिए मैं आपको वन बाय वन फटाफट सबके बारे में बता देता हूँ कि डिसग्राफिया क्या होता है। यह एक प्रकार की कमी होती है जो सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो वो आपका किस में आएगा, वो आपका आ जाएगा डिस्ग्राफिया में। डिस्कैलकुलिया में क्या होगा कि यह एक अक्षमता होता है जो शिक्षार्थी की गणती गणना करने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो वो तो आपका हो जाएगा डिसकैलकुलिया। फिर आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में होता है कि एक भाषा विकार जो संचार कौशल और समझ क्षमता को प्रभावित करता है। फिर आपका आता है डिस्प्रेक्सिया, जिसमें कि पेशी विकार होता है जो ध्वनियों के उत्पादन के लिए जीभ और होठों के समन्वय को प्रभावित करता है। फिर एक वाला आता है आपका अफेजिया।
अफेजिया में क्या होता है कि भाषा की एक हानि जो संचार करने की क्षमताओं को प्रभावित करती है। फिर एक आता है टोपिया, जिसमें कि काल्पनिक दुनिया जिसमें लोग अति दुखी और भयभीत जीवन जीते हैं। एक होता है आपका लास्ट जो कि हकलाना होता है, जिसमें कि एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने सब कुछ बता दिया है। आप बस वीडियो को ध्यान से सुनना, आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ओके, और ये हम लोगों की क्या प्रैक्टिस सेट क्लासेस है, ठीक है, इसलिए मैं सब चीज़ों को डिटेल नहीं लिखता हूँ, फटाफट रिविजन कराते हुए आगे बढ़ता हूँ। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? तो आपका हो जाएगा अपसारी चिंतन। ओके, अपसारी चिंतन क्या होता है कि अपसारी चिंतन सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है, जो यह कोई संभावित समाधानों की खोज करके किसी समस्या को हल करने का एक तरीका बताता है। ठीक है, तो वो आपका होता है अपसारी चिंतन। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है अब यहाँ पे कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। तो इनमें से सब कुछ हो जाएगा। सक्रिय अन्वेषण द्वारा भी निकालते हैं, खेल के द्वारा भी निकालते हैं, पदार्थों द्वारा, क्रिया और प्रयोग द्वारा भी निकालते हैं, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा भी निकालते हैं। वो हर संभव चाहते हैं कि अगर उनको कोई समस्या आ रही है तो हर एक चीज़ को किसी न किसी चीज़ को रूप में जोड़ करके देखते हैं, और उसमें भी अगर संतुष्ट नहीं हुए तो कहीं न कहीं से अपने क्वेश्चंस की क्यूरोसिटी को किसी न किसी तरीके से संतुष्ट जरूर करते हैं। तो इसमें इस वाले में आपका सारा सब कुछ हो जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों में बांटकर याद कराना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति खंडीकरण कहलाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो परिवेश से सहभागिता और कौशलों और ज्ञान का अर्जन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है, मतलब ये बहुत ही सटीक आंसर रहा है इस क्वेश्चंस का। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है परिवेश से जुड़ा हुआ हो, कौशल भी हो, ज्ञान का अर्जन भी हो, इसी प्रकार के अधिगम की दिशा पर विद्यालयों को सबसे अधिक बल देना चाहिए। आगे देखिए, कह रहा है इसमें क्या कि निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचना उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। तो देखिए आपका हो जाएगा एक क्या, परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशेष पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। एक तो आपका ये हो जाएगा, और एक हो जाएगा कि आपका कि अनुदित नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधी संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है। यानी 2 और 3 आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या के समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य करेंगे? तो करेंगे क्या, समरूपों के इस्तेमालों को बढ़ावा दे करके। देखिए, समस्या समाधान के बारे में अगर बात की जाएगी तो समस्या समाधान एक आनुवंशिक क्षमता नहीं है। यह समय के साथ चुनौतियों के निरंतर संपर्क के माध्यम से विकसित होता है, और कोई भी व्यक्ति अपने आराम क्षेत्र में रहकर इस क्षमता को विकसित नहीं कर सकता है। इसे समय के साथ चुनौतियों को सामना करके विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। आगे देखिए क्या कह रहा है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें गर्व
की भावना उत्पन्न हो जाएगी। ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि एक अध्यापिका को बच्चे द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। यानी कि बच्चा अगर किसी बात से पीड़ित हो गया है या उसमें कोई रूढ़वादी चीज़ें आ गई हैं कि नहीं हाँ ये बिल्कुल गलत है, और उसको पता नहीं है कि क्या गलत है, लेकिन उसको सब ये पता है कि हाँ ये काम जो सही है वही गलत है, तो उसको लेकर के जो भ्रांतियाँ होती हैं उसको लेकर उसे हतोत्साहित करना चाहिए। ओके फ्रेंड, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? ओके, तो वह होता है आपका व्यवहारात्मक। ओके, देखिए होता है क्या, व्यवहारात्मक होता है, संज्ञानात्मक होता है, मानवतावादी होती है, और एक होता है आपका सामाजिक। तो व्यवहारात्मक का मतलब होता है कि देखने योग्य व्यवहार पर ध्यान देना, वो आपका आएगा व्यवहारात्मक में। और फिर देखिए एक आपका होगा यहाँ पे संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक की बात की जाएगी तो विशुद्ध रूप से एक मानसिक स्नायुविक प्रक्रिया के रूप में अधिगम जो होता है संज्ञानात्मक होता है। मानवतावादी की बात की जाएगी तो भावनाएं प्रभावित करती हैं और इसमें अधिगम में भूमिका निभाता है। और सामाजिक की बात की जाएगी, सामाजिक सांस्कृतिक की बात की जाएगी तो मानव समूह गतिविधियों से बेहतर सीखते हैं, ये सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आ गया है। मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सब अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड, देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि इन अ स्कूल, देखते हैं आगे। देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, यहाँ से देखते हैं इसको जूम करके। देखिए मैं क्या करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस को कितनी इजी तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ, जितना ज़्यादा इजी तरीके से मैं समझाऊँ ताकि आप लोगों को कहीं से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पहले कहीं साइड बाय में सॉल्व कर लेता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिटेल करता हूँ। ठीक है, और अगर आप लोगों को कहीं कहीं कोई कन्फ्यूजन लगे कि नहीं हाँ ये शॉर्टकट तरीके से हो गया या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके ये जितना आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सब कुछ आपको वहाँ से क्या हो जाएगा, एडिटिक मिल जाएगा। तो आप सीधे PDF डाउनलोड करिएगा, क्वेश्चन यहाँ से वीडियो देखिएगा और वहाँ से रिवीजन कर लेना आप। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ कह रहा है कि एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 यानी कि 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षा में पढ़ाती हैं। ओके, देखिए स्कूल शिक्षकों की संख्या कितनी है, स्कूल शिक्षकों की जो संख्या है वो है आपका 96, और 96 में से 3/8 जो है कि पढ़ाती हैं। तो इसमें से इसको जब कट करेंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 12 3 जा 36, तो 36 जो है कि उच्च स्कूली कक्षा में पढ़ाती हैं, कक्षाओं में पढ़ाती हैं वो लोग। ठीक है, अब देखिए अब 36 में से भी जो है कि 2/9वां भाग गणित में पढ़ाती है, तो 9 चौका 36 यानी कि 4 दूना 8, तो 8 हो जाएंगे क्या, गणित के शिक्षक हो जाएंगे। तो अब हमसे पूछा है कि जो गणित नहीं पढ़ाते हैं तो गणित के शिक्षक हो जाएंगे। तो और टोटल जो शिक्षक गणित के हैं वो कितने हैं, मतलब कि टोटल उस शिक्षा पढ़ाने वाले हैं 36, तो 36 माइनस 8 जब करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 28, यानी ऑप्शन 20 इज करेक्ट। ओके, देखो आगे।
अब इसमें क्वेश्चन है आपका कि 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5। ओके, देखिए इसको करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। एलसीएम लोगे दोनों का, यानी कि एलसीएम लोगे तो 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 10 होगा, माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो 1/2 माइनस, हाँ, माइनस 2/15, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 प्लस 2/15। और एलसीएम जब लोगे तो हो जाएगा 30, और यहाँ पर हो जाएगा 2 15 या 15 प्लस 4, यानी करेक्ट आंसर होगा आपका 19/30। देखिए 19/30 कहीं दिख रहा है? हाँ, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए संख्या 4782 और 32170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या होगा? तो अंकित मूल्य का मतलब सेम नंबर ही हो जाएगा, और 7 - 7 करिएगा तो हो जाएगा 0। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्न कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है? तो पूर्ण संख्याएं कब नहीं मिलेंगी? जब a - b = b - a करोगे। यानी कि अगर मान लो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 5 है, जब पुट करोगे तो 4 - 5 होगा, और 4 - 5 का मतलब हो जाएगा -1, और 5 - 4 करोगे तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए आगे क्या है रहा, क्या कि जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया। ये क्वेश्चन पक्का है, आता है ये सीटेड फर्स्ट पेपर में हर साल आता है, समझ रहे हो? देखो मैं आपके अपने बारे में बता दूं कि मैं ऑलरेडी 2 बार मतलब कि सीटेट का फर्स्ट पेपर क्लियर कर चुका हूं, और तकरीबन 2 ही बार ही, जो कि 2 बार ही मैंने पेपर दिया है। तो जो सेकंड टाइम में मेरा सीटेट सेकंड पेपर भी 2 बार क्लियर हुआ है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, जो क्वेश्चंस लगेगा कि नहीं आएगा, मैं उसको इम्पोर्टेंट आपको बताऊंगा, वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि यही क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना, इस तरह क्वेश्चंस आपको मिलेगा ज़रूर। और देखो ये क्या है, इसका फॉर्मूला पढ़े होगे आप। भाज्य इक्वल टू क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ओके, तो इसमें बोल क्या रहा है कि 9 से विभाजित किया गया, यानी 9 गुणे, और भागफल कितना आया 21, और शेषफल उसका दिया है 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 192। तो 192 आपका हो गया क्या? भाज्य। ओके, अब उसका देखिए फिर क्या किया कि गलती का एहसास होने पर उसने 6 से विभाजित किया है, यानी कि यहाँ अगर भाजक की बात की जाएगी तो वो हो गया 6। अब इसको डिवाइड कर दो यहाँ से, तो 192 और 6 हो गया। ठीक है, जब इसे डिवाइड करिएगा तो 6 3 जा 18, 9 - 8 1 2, 6 2 जा 12। ओके, तो यहाँ देखो 12 ये हो जाएगा 0। ओके, तो अब देखो भागफल की बात करोगे तो भागफल हो जाएगा इसका 32, भागफल हो जाएगा आपका 32, और आपका शेषफल जो होगा वो होगा 0। क्लियर है? अब देखिए ऑप्शन देखते हैं इसमें। ऑप्शन इसमें आएगा 4th 192, 6 जा 18, ओह सॉरी, देखो यहाँ 2 टाइम जाएगा। ओके, 6 2 जा 12 होगा, यानी कि 32 और 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, यानी 32 और आपका 0 हो जाएगा। ओके, करेक्ट है ये। देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है? ओके,
तुल्य भिन्न का मतलब समझ रहे हो कि इक्विवेलेंट की बात होगी। तो इक्विवेलेंट का मतलब 1/4 भी बताता है क्या, कि जैसे ये है इसका 1/4 और 3/4 भी बताएगा 1/4, यानी ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? देखो 729 तो होता है, ओके। 729 देखोगे 9 का क्यूब हो जाएगा, ये देखोगे 10 का होगा, इसको देखोगे तो ये 6 का होगा, लेकिन ये नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन की तरफ। शिखा ईंट के भट्टे पर ईंटा खरीदने गई है और वो ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंटा था, यानी कि 2500 रुपये देती है तो खरीदती है 1000 ईंटें, ठीक है। और अगर उसके पास केवल 4000 रुपये है, ओके फ्रेंड, उसके पास जो पैसा है वो 4000 है, तो 25 दूना 50, यानी कि अगर उसके पास 5000 होता तो वो 2000 ईंटा खरीदती, ठीक है। 5000 होता 2000 ईंटा खरीदती, लेकिन उसके पास कितना पैसा है, 4000 है। 10,000 तो कभी नहीं होगा, 16,000 बिल्कुल नहीं होगा, और 4000 तो बिल्कुल नहीं होगा, तो 1600 हो जाएगा, ओके। ऑप्शन से ही चलिएगा, और उसको कैलकुलेशन से लगाओगे ना तो उसमें फुल वेस्ट ऑफ टाइम जाएगा आपका, ओके। देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं कि मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसमें देखोगे कि सभी वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयत होते हैं, ये सबको पता होगा। देखिए त्रिभुज के कोणों का अनुपात अगर 4, 5, 6 है, ठीक है, तो त्रिभुज के कोणों का अनुपात अगर 4, 5, 6 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4x + 5x + 6x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और 6, 4, 10, 5, 15x हो जाएगा, 15x इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू जब निकालोगे तो 15 × 15, 15 × 15, 15 दूना 30, यानी कि हो जाएगा 12, और रखोगे तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ओके फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए रागनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है, उसे अलीगढ़ की रेलगाड़ी लेनी है, तो 4 रेलगाड़ियाँ ए और रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी, रेलगाड़ी डी के छूटने का क्रमशः, देखो ये जो समय डिनोट कर रहा है ना, ध्यान समझिएगा, ये जो समय बता रहा है ये है 5:05, लेकिन शाम का है, ये शाम में है 5:05, और ये 4:32 का मतलब हो गया क्या जानते हो, सुबह, और सुबह का यानी कि ये हो गया 4:32, और देखो ये हो गया 18:30 का मतलब जान रहे हैं क्या, शाम, और शाम का ये हो जाएगा 6:30, और ये हो गया 7:15, तो 7:15 का यानी ये भी हो गया शाम, तो शाम को हो गया 7:15, ताकि उसे कम से कम के लिए इंतज़ार करना पड़े, तो आपका होगा देखिए शाम 5:05, ठीक है। रेलगाड़ी भी, रेलगाड़ी से रेलगाड़ी डी छूटने का समय 5:05 शाम है, फिर सुबह 4:32 पे है, जो कि अगले, और 18:30, ओके। फिर आपका एक आएगा शाम 6:30 पे, फिर एक आपका समय आएगा 7:15, और वो 2 बजे छूटती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 2 बजे छूट रही है तो उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सबको घटाओगे, तो पहला जब घटाओगे तो आएगा 3 घंटे 5 मिनट, 3 घंटे 5 मिनट के लगभग लगभग आएगा, ठीक है। और बाकी सबों को देखोगे तो कहीं ज़्यादा ही मिल रहा है, क्योंकि देखो 4:32 है और 2 बजे है, और ये सुबह का हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओके फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। देखो रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है,
वह 11 फीट 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है और फर्श पर टाइलें लगाने के उसके पास 4 विकल्प हैं। पहले एरिया कितना है, 11 × 16 यानी कि हो गया आपका 176 वर्ग फीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका एरिया। और उसमें टाइल लगाना चाह रही है जो कि इसके पास एक टाइल 1.1, 2.2, 2.5 और 3 का है। आई थिंक देखिए 2/2 का लगाएगी तो उसका एरिया हो जाएगा 4 और 4 से इसको डिवाइड करेगी जब तो 44 हो जाएगा। यानी कि इसका अगर वो लगाएगी तो उसको टाइल को काटना छाटना नहीं पड़ेगा। ओके फ्रेंड, देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैथ्स में जहाँ न समझ में आएगा कि लगे कि नहीं हाँ डिफ़िकल्ट है या नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ओके, शॉर्ट वीडियो। और ऐसा ही नहीं कि केवल इसी पेपर के लिए, औरों में भी आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूहों में विभाजित किया है और उनको अपना भार दर्ज करने को कहा है। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह अ ने अपना भार तोला और औसत भार 38.2 किग्रा ज्ञात किया। और उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया है और फिर आया है 25.9 किग्रा की बजाय 29.5। देखो पहले कुल भार निकाल लो आप इस पूरे का। तो कुल भार बराबर जब निकालोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 38.2 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये हो जाएगा 305.6 kg। ठीक है, अब सही कुल भार कितना होगा इसका, उसमें से माइनस कर देना। सही कुल भार इक्वल टू होगा कि 305.6 और उसमें पहले गलत भार है आपका 25.9, फिर माइनस कर दो 29.5। डन है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा क्या 302। अब बनाया कितना है इसने, 8 का ग्रुप बनाया है, 8 समूहों में, तो 8 से डिवाइड कर दो तो इसमें आ जाएगा 37.75 kg। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे देखिए। क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं होता है लेकिन लेंदी जरूर होगा, पढ़ के समझ के करिएगा। देखिए इसमें लिखा है क्या कि नीचे दिए गए पैटर्न को अवलोकन कीजिए और अगला पद लिखिए। देखो इसको समझ के करो, ये ऑप्शन से ही कर लोगे। देखो 9 है, 8 है, 7 है, 6 है तो 5 वाला होगा। ठीक है, तो 9, 8, 7, 6, 5 और 1, 2, 3, 4 फिर 5, 9, 8, 7, 6, 5 और फिर आपका आ रहा है क्या -5। ओके, तो 1, 2, 3 तो यहाँ आना चाहिए 4 के बाद 5, 6 नहीं आ सकता है। देखो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 9, 8, 7, 6, 5 फिर -5 करोगे डिवाइड 1, 2, 3 फिर उसके बाद 5 आ जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए क्या कह रहा है। प्रियांशु के पास 10 और 20 के नोट हैं। ओके, और 10 के एक नोट उपयोग करती है। नहीं, वह 50 बनाने के लिए 20 के 2 नोट और 10 के एक नोट उपयोग करती है। यही राशि बनाने के अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं। ओके, और यदि हमें दोनों ही नोट का प्रयोग करना हो तो आप नोटों के अधिक स्थान व्यवस्था को उपेक्षित कर सकते हैं। तो भाई एक ही तो होगा, इसका केवल एक ही बनेगा और नहीं बन पाएगा क्योंकि उसके पास 20 का 2 नोट है और 10 का एक ही नोट है। ओके, एक गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित चारों प्रश्नों को सामने रखा, इनमें से कौन सा प्रश्न युक्त वाला प्रश्न है जो प्रश्न से मुक्त होगा। तो देखो उसमें रिजल्ट आएगा और रिजल्ट इसमें है, यदि दो संख्याओं का योग पहले ही दे दिया है 17। ठीक है, देखो अब आगे देखो आपको क्वेश्चन कैसा दिख रहा है। कक्षा में स्थानीय मांग की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहली का उपयोग किया है। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। ठीक है,
योगात्मक मूल्यांकन कक्षा नहीं, ये देखिए मिला। आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना है। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा या से प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियां बढ़ाने का उद्देश्य है। ओके, तो इसमें होगा आपका दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना और अधिक रसायन संबंधित तर्क कौशल में वृद्धि करना। यानी कि ए और सी कहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो देखो, अगर इसमें बात करोगे तो एक आपका हो जाएगा जियो बोर्ड, इसके बारे में आप जान रहे हो, अगर नहीं जानते मैं बता दे रहा हूँ। और एक आपका हो जाएगा क्या, गिन तारा यानी अबेकस। ओके, अब बात रह गई भाई जियो बोर्ड की। तो जियो बोर्ड, ये जियो नहीं जो सिम चला रहे हैं, ये जियो बोर्ड एक तरह का एक आयताकार या चौकोर बोर्ड होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि चारों ओर समान रूप से कीलें लगी होती हैं और इसका उपयोग करके ज्यामिति आकृति और ग्राफ प्रदर्शित किया जा सकता है। आकृतियों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए रबर की पट्टी का उपयोग करते हैं। और ये किनके लिए होता है, यह दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ने की एक प्रभाव विधि है, मतलब प्रभावी विधि होती है, जो कि ज्यामितीय तर्क को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करता है। एक आ रहा है अबेकस, अक्सर सुनोगे अबेकस के बारे में। तो यह एक पॉकेट आकार की गणना करने वाला उपकरण होता है, जो सरल अंकगणितीय संचालन के साथ साथ जटिल गणना करने के लिए भी गतिशील गेंदों का उपयोग करते हैं इसमें। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चंस क्या है आपका 50 क्वेश्चंस हो गए हैं टोटल। ज्यामितीय आकृतियों को शिक्षण के दौरान समय शिक्षिका यानी कि समय दौरान यानी समय की बात हो रही है, शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है। यह प्रतिबंधित करता है कि आकृतियाँ किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। आज देखिए टूर जाता है तो केवल क्या होता है, सेल्फी, बस सेल्फी लेते हैं लोग, ना ही उसे मतलब भ्रमण क्या क्या शिक्षण उद्देश्य आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इस पे बच्चों को तो नहीं लेकिन अध्यापक को ज़रूर इसमें बच्चों को बताना चाहिए और उस चीज़ को लेकर के उसको समझाना भी चाहिए। ओके फ्रेंड, देखिए आगे बढ़ते हैं। लिखता है कि प्राथमिक कक्षा की ये गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। रीना और समा एक दुकानदार पर एक बैग खरीदने के लिए जाती हैं। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। वे बहुत सारी मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती है। क्या आप मूल्य पर्चियों को या तो आरोही क्रम में या आरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बन रहा है कि शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों को प्रबंधन और छटाई की संकल्पनाओं के लिए परिचय के लिए कर सकती है। ये करेक्ट होगा आपका। ओके, जब वो आरोही आरोही क्रम में लगाएगी तो छटनी करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देखिए आगे क्या कह रहा है 52 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा का दृष्टिकोण को निरूपित करता है। तो आपका हो जाएगा 4th, क्या कि कक्षा कक्ष में अर्थपूर्ण प्रश्नों का प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि गणित में आकलन के साधन के रूप में उपख्यानात्मकता अधिलेख रिकॉर्ड के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दिन प्रतिदिन के आधार पर बच्चों की प्रगति की लिखित रूप से समावेशित करता है और अवलोकनात्मक प्रतिदिन अभिलेख रखता है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय, योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सरणी से कराया है। वह गुणन की परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं उनके अनुभव को उपयोग में ला रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक बच्ची गेंद की गणना एक गेंद पर उंगली रखकर और क्रम से उस संख्या को नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है? एक से एक संगतत करके, यानी कि एक की संगति के द्वारा। देखिए, एक से एक संगतत का मतलब क्या होता है कि एक संख्या कहते हुए एक वस्तु को गिनने की क्षमता को एक से एक संगतता के रूप में जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि यदि आप एक वस्तु को गिन रहे हैं तो आप पहले वाले को 1 कह सकते हैं और फिर दूसरे वाले को 2 कह सकते हैं। इस तरह से समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरणों यानी नॉन एग्जाम्पल में व्यस्त रखकर। ओके, देखिए, सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती है। तो सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह है आपका, वह विद्यार्थियों के गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है। आप इन सारे क्वेश्चंस को विधिवत पूर्वक पहले शांति से बैठ के समझना और उसको क्लियर करना, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, हम लोग यहाँ फटाफट रिवीजन कर रहे हैं पेपर को लेकर के, इसलिए मैं तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ। ओके फ्रेंड, और मैं फिर से कह दूं कि ये सब सारे क्वेश्चंस को मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करके बना रहा हूँ, और जहाँ भी कभी कन्फ्यूजन लगेगा तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिए कमेंट के थ्रू। ओके, और अगर वीडियो सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि और मोटिवेशन मिल सके और मैं वीडियो को और अच्छे तरीके से आप लोग के सामने रिप्रेजेंट करूं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं वीडियो को बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोग के सामने प्रस्तुत करूं। ओके फ्रेंड, देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य के सूचक हैं? तो देखो, बी और सी को जब आप पढ़ोगे तो आपको करेक्ट मिलेगा। गणित शिक्षा और बच्चों को गणित के जीवन की एक विधि जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श, ये सब ये आपको दोनों करेक्ट मिलेगा। ओके, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए, कह रहा है कि न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या, न्यूमैन की बात हो रही है, और न्यूमैन का मतलब समझ रहे हो क्या है कि इसमें आपकी बात अगर करोगे तो देखो को हल करने में सक्षम हो, इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करें। ये स्तर नीचे यादृच्छिक क्रम रूप में लिखे गए हैं। ओके, तो आप इसको पढ़िएगा तो इसमें आपको ऑप्शन 4 करेक्ट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है? तो अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप। ओके, आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज स्टार्ट हो जा रहा है। ओके फ्रेंड, जो कि है आपका 60। ठीक है फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में देखे हैं कहाँ तक के क्वेश्चंस को, 1 to 60 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। नेक्स्ट वाले जो वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो वहाँ हम लोग 61 to 150 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी, और फिर से मैं कह रहा हूँ
कि आप क्वेश्चंस को सविस्तार पहले देखिएगा, समझिएगा और टेलीग्राम चैनल पे जा कर के इसके पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड किए हुए पेपर से इस वीडियो से मैच कराइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन जाना समझ में वीडियो को पॉज करके फिर उसको अंडरस्टैंड करना, समझना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर दोस्तों। और मैथ्स वाले क्वेश्चंस को सेल्फ से भी लगाना ताकि आपको और उसमें अच्छे समझ में आए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।